मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो आज का बिहार है वहाँ पर बसा हुआ था। हमें मगध साम्राज्य पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा। एक्चुअली जो मगध साम्राज्य है वो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था, और 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा विस्तृत था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। और इसमें जो राजनीतिक और कूटनीतिक विचारधाराएं थीं वो काफ़ी उच्च स्तरीय थीं। इस वजह से मगध साम्राज्य पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। 16 महाजनपद पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे, और मगध साम्राज्य में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद का उदय मतलब कि जितना ज़्यादा साम्राज्य बढ़ा सकें उतना बढ़ाया उन्होंने। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है उसमें है, और जैन धर्म में भगवती सूत्र में दिया गया है, और महाभारत में भी है, लेकिन ये शायद नहीं पूछा जाएगा। ये तो आप याद कर लो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा, बिहार में इसमें जो पाटलिपुत्र शब्द का नाम आएगा वो आज का पटना है। तो पटना वासियों को काफ़ी गर्व महसूस होता होगा इस बात पर कि वहाँ पर बड़े बड़े राजा हुए। और शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन वंश थे मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था वो था बृहदत्त वंश। बृहदत्त ने इसकी स्थापना की थी। ये संस्थापक था जिन्होंने राजधानी अपनी गिरिब्रज बनाई हुई थी। गिरिब्रज, राजगिरी भी बोलते हैं जिसे, राजगृह। और बृहदत्त के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है नहीं। उसका पुत्र था जरासंध। जरासंध का उल्लेख महाभारत में भी है। जरासंध और काफ़ी सारे राजा हुए, फिर रिपुंजय इसका अंतिम शासक था इस वंश का। इतना जानना जरूरी है, इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। उसके आगे आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश पितृहंता वंश भी बोला जाता है इसे, पितृहंता वंश, बिकॉज इसके जो राजा हुए अधिकतर राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके राजा बने थे। उन्होंने अपने पिता की ही हत्या की और फिर राजा बने, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं और हर्यक वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश। तो स्टार्ट करते हैं। संस्थापक। संस्थापक सबसे पहले याद रखना चाहिए आपको कि संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार इसका संस्थापक था। बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 544 ईसा पूर्व में 52 वर्ष तक इसने शासन किया, यानी कि अच्छा खासा शासक था। बिंबिसार ने अपने राज्य का प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इसने कई सारे अपने नियम थे, उस हिसाब से उसने किया। इसमें पहला नियम था युद्ध में विजय। पहला नियम ये सबका रहता है। तो इसने जो भी युद्ध लड़े, युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य का प्रसार किया। ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज्य अपना अधीन कर लिया। दूसरा नियम था वैवाहिक संबंध। इसने सोचा जितने वैवाहिक संबंध बनेंगे उतना अपना प्रसार होगा, राज्य का प्रसार होगा। तो प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया और कौशल राज्य को अपना कर लिया। चेटक की पुत्री चेलना से, जो कि वैशाली के थे, तो वैशाली ने अपने अधीन कर लिया। मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश यानी पंजाब, मध्य देश की राजधानी छेमा, उससे शादी करी और पंजाब को अपने अधीन कर लिया, यानी वो सब पूरा मगध में आ गया। इसके बाद मैत्री, मित्रता, ये भी उनका एक अच्छा फंडा था। अवंती के राजा प्रद्योत सेन, जो कि पांडु रोग से पीड़ित थे, तो जो राज्यवैद्य जीवक थे, जो बिम्बिसार के राज्य में रहते थे, बिम्बिसार के राज्यवैद्य थे, उनको भेजा प्रद्योत सेन के लिए कि भाई आप उनका उपचार करो, जिससे कि हमारी मित्रता और भी अच्छी हो जाए। दूसरा, महात्मा बुद्ध के लिए भी राज्यवैद्य जीवक को ही भेजा। जीवक एक अच्छे प्रसिद्ध राज्यवैद्य थे, उनको भेजा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे, जितने भी शासक, वो सारे मैत्री संबंध रखना चाहेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा है बिम्बिसार ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको फॉलो करते हुए साम्राज्यवाद को बढ़ाया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया बिम्बिसार ने। इसके बाद उसका पुत्र था अजातशत्रु। उसने अपने पिता की हत्या कर दी, बिम्बिसार की हत्या कर दी 493 ईसा पूर्व में, और स्वयं गद्दी पर बैठ गया अजातशत्रु। इसका दूसरा नाम कुणिक था। और हाँ, बिम्बिसार का नाम सुणिक था। बिम्बिसार को सुणिक कहते थे, उसके पुत्र को कुणिक कहते थे, अजातशत्रु को। तो प्रारंभ में ये जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 32 वर्ष का शासन किया इसने, काफ़ी इसने भी अच्छा शासन किया। वैशाली पर विजय प्राप्त की। इस विजय में सबसे बड़ा हाथ था इसके सहयोगी एक मंत्री था वर्षकार। उसके सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की, और इस युद्ध में नए अस्त्र इसने इस्तेमाल किए थे, महाशिलाकंटक और रथमूसल। महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला अस्त्र था, और रथमूसल रथ में जोड़ करके सेना को कुचलने वाला। उद्दयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु का पुत्र था उद्दयन, उसने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया 461 ईसा पूर्व में। ये जैन धर्म को मानता था। इसने पाटलीग्राम की स्थापना की, यानी उद्दयन भी बोलते हैं। इसने पाटलीग्राम की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। इसके बाद नागदशक, ये अंतिम राजा था हर्यक वंश का। नागदशक का एक गुलाम था, अमात्य था, शिशुनाग। उसने नागदशक की हत्या कर दी। गुलाम जरूरी नहीं है कि उसको गुलाम
को किसी भी पोस्ट पर रखते थे वो लोग। उन्हें जो लगता था कि ये बंदा किस लायक है, उस हिसाब से उस गुलाम को मंत्री बना सकते थे, सेनापति भी बना सकते थे, या जो भी काम उससे करवाया जाए वो भी करवा सकते थे। तो ये गुलाम था शिशुनाग, उसने मौका देख करके नागदशक की हत्या कर दी और नए वंश शिशुनाग वंश की इसने स्थापना कर दी 412 ईस्वी पूर्व में। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। ये इसे मजा नहीं आया, तो इसने कहा भाई हम तो वैशाली में रहेंगे, पाटलिपुत्र से हटा करके। इसका पुत्र हुआ कालाशोक। कालाशोक ने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वही पढ़ना है अपने को, ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये पाटलिपुत्र ले गया। इसका सबसे अंतिम राजा था नंदीवर्धन, ये अंतिम राजा रहा। इसके बाद जो वंश आता है वो है नंदवंश। तो ये याद करने के लिए काफ़ी सरल है कि अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन, उसके बाद कौन सा आया, नंदवंश। तो थोड़ा कॉमन है नंद, इस हिसाब से अपन याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंदवंश, सिकंदर और मौर्य। अगले वीडियो में ये तीनों एक साथ लेके आऊँगा मैं। उससे क्या होगा, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश। तो इसलिए मैं इन तीनों को एक साथ लेके आ रहा हूँ अगली वीडियो में। हालांकि मौर्य वंश काफ़ी बड़ा है, उसके लिए अपने को कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बड़े बड़े राजा हुए थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा अपना। उसके बाद बिंदुसार हुआ था, बिंदुसार चलो ठीक है। उसके बाद अशोक महान, तो वो पूरा एक ही वीडियो में अपन कवर करेंगे। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर और नंदवंश, ये तीनों अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये आपस में इंटरकनेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें चाणक्य है। चाणक्य जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को मजा आने वाला है। अगला वीडियो देखते हैं।